हिंदुस्तान का राफेल आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया का सबसे मॉडर्न और सबसे घातक फाइटर प्लेन राफेल आज से इंडियन एयरफोर्स की शान बनने जा रहा है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद 5 राफेल फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। अंबाला एयरबेस पर एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया खुद इन विमानों को रिसीव करेंगे। अंबाला एयरबेस पर फ्रेंच एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, जो राफेल का वेलकम करने के लिए वहां इस वक्त मौजूद हैं। अंबाला में राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। लैंडिंग के बाद राफेल को सबसे पहले वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। राफेल यूएई के अल-दफरा एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं। अंबाला पहुंचने से पहले राफेल की 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। और आपको बता दें कि ठीक 1 घंटे के बाद लगा अभी 1 बज रहा है, 2 बजे के करीब ये उम्मीद की जा रही है कि 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। और आप तैयारियां आप देखिए, वहां पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद है। और इसका एक सीधा स्पष्ट संदेश पड़ोसी मुल्कों को जा रहा है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान को, कि इन जंगी जहाजों के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद अब कोई भी भारत की शक्ति को कम करके नहीं आंक सकता है। आपने लगातार मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बातें सुनी होंगी। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, क्यों ये जहाज गेम चेंजर कहे जा रहे हैं। हमने लगातार आपको बताया भी है कि इस जहाज की वो क्या खूबियां हैं जो इसे दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट बताती हैं। अभी फिलहाल 5 राफेल विमान भारत को मिल रहे हैं। कुल 36 जहाजों की खेप 1 साल के अंदर भारत को मिलने जा रही है। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त अंबाला एयरबेस के बाहर मौजूद हैं। 1 घंटे का वक्त बाकी है। मनीष, आप की बात हो रही होगी लगातार एयरफोर्स के ऑफिसर से, जरा बताइएगा क्या तैयारियां हैं वहां पर। सौरभ, सबसे पहले तो अभी का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि अल-दफरा एयरबेस से RB001, RB004 जो कि ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं रफाल के, उसके साथ साथ BS-34 और जो ये कुल मिला के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ कर चुके हैं। और ये करीबन 2 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम है। उस दौरान अंबाला के एयरबेस पे पहुंचेंगे। अंबाला के एयरबेस पे पूरी तैयारी की गई है। एयर चीफ यहां पर हैं, उसके साथ साथ जो वाटर कैनन सैल्यूट है उसके द्वारा इसको रिसीव किया जाएगा। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ साथ आपको ये भी डिटेल बता दें कि खासतौर पे BS-001, BS-003 और BS-004 ये जो 3 सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसमें BS टेल नंबर BS धनोआ के नाम पर सेरेमोनियल तौर पर दिया गया है। और जैसे RB001 और RB004 है, तो ये राकेश भदौरिया जो इस समय के एयर चीफ मार्शल हैं, यानी एयर चीफ हैं, उनके नाम पर दिया गया है। और इसीलिए आज यहां पर खुद एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद हैं। साथ में वैक के जो चीफ हैं वो मौजूद हैं। जो एयर मार्शल चौधरी जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे थे वो यहां पर मौजूद है। और ये एक तरीके से ग्रैंड सेरेमनी नहीं, लेकिन बल्कि आने वाले दिनों में एक ग्रैंड सेरेमनी होगी जब और फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन ये आज की बड़ी डिटेल और बड़ी खबर है कि अब से कुछ देर बाद करीबन 2 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। हमें जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस समय खुद अंबाला एयरबेस में मौजूद हैं और साथ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2 बजे से लेकर 2:15 तक का वो बफर टाइम है, जिस समय टचडाउन करते हुए यहां पर लैंडिंग करेगा रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लिए, 17 स्क्वाड्रन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। MiG-21 की पहले ये स्क्वाड्रन थी, इसका इतिहास रहा है। 2016 में इस स्क्वाड्रन को खत्म करने के बाद 2019 में एक बार फिर से रिसरेक्शन किया गया। और आपको यह भी बता दें, जो BS-001 आपको दिखाई दे रहा है सौरभ, दरअसल BS-001 एक सेरेमोनियल तौर पर इसलिए भी दिया गया है कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कारगिल के युद्ध के टाइम पर जब इन्होंने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से खदेड़ा था, तो उस दौरान विंग कमांडर BS धनोआ, जो कि एयर चीफ मार्शल होकर, एयर चीफ होकर रिटायर हुए, उनके नाम पर गोल्डन एरो को जब दोबारा से रिसरेक्शन का प्रोसेस हुआ तो किया गया। इसमें एक और बात आपको तस्वीरों में भी दिखाई दिया, फ्रांस में भी, और साथ में जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं, ग्रुप कैप्टन हरकीरा सिंह जो इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं वो शौर्य चक्र हैं। 2008 में जब MiG-21 का रात में क्रैश हुआ तो उन्होंने बेहद बहादुरी के साथ MiG-21 को ही नहीं बल्कि खुद को बचाया और जो अर्बन एरिया था उससे दूर ले जाकर इसकी क्रैश लैंडिंग करवाई। तो इसीलिए उनको शौर्य चक्र मिला। और यहां तक कि इसमें जो और विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी हैं वो
काफी उम्दा फाइटर पायलट के तौर पे, एस फाइटर पायलट के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अल दफरा एयरबेस से इस समय फ्लाई कर चुका है और 2 बजे से लेकर 2:10 का वो समय। चलिए, पूरे देश को इंतजार है मनीष कि कब ये फाइटर जेट्स पहुंचते हैं अंबाला एयरबेस पर। हमारे साथ दो बहुत सीनियर मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ पूर्व एयर मार्शल सुनील नानोदकर साहब हैं और पूर्व एयर मार्शल जिमी भाटिया जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। अमित पालित भी हमारे साथ ले से जुड़ रहे हैं। लेकिन एयर मार्शल नानोदकर, आपसे पूछना चाहेंगे कि खुद एक वेटरन रहते हुए आप आज के दिन की अहमियत क्या मानते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 5 जहाज भारत को आज मिल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है? नानोदकर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आपको मिल रही है? जी सर। ओके। अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो आज के दिन की अहमियत को आप कैसे बयां करेंगे? देखो, ये महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए स्थिति में भारतीय वायुसेना आज के दिन में महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये जो MMRCA की रिक्वायरमेंट करीब 15 साल पहले भारतीय वायुसेना ने रखी थी और उसका नतीजा आज उनको देखने को मिल रहा है। आज पहला जहाज आएगा अंबाला में और स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन होगा। उनको पता है भारतीय वायुसेना के हर अफसर को कि जहाज आने के बाद 3 महीने से लेके 2 साल तक का समय बीतता है। ये स्क्वाड्रन दोनों फुल्ली ऑपरेशनल सारे के सारे उनको जो रोल है उसमें होने के लिए, लेकिन शुरुआत तो हुई है आज के तारीख में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, पूरी हिंदुस्तान के लिए, कि तकरीबन 20-22 साल के बाद नया ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। बाकी यकीनन सर, और इसीलिए पूरा देश इंतजार भी कर रहा है। एयर मार्शल भाटिया सर, आपके लिए आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है और खास तौर पर इस जहाज का आना ये क्यों इतनी बड़ी बात है? देखिए, जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, इस गोल्डन डे, ये जो गोल्डन डे है ये सिर्फ गोल्डन एरोज के लिए नहीं है। जो नंबर 17 स्क्वाड्रन जो इसको जो पहला स्क्वाड्रन है जो कि इससे इक्विप हो रहा है, लेकिन ये गोल्डन डे एयरफोर्स के लिए भी है और पूरे देश के लिए भी है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हमको ये लोग कह रहे हैं कि ये प्लेन जो है गेम चेंजर है। हाँ, ये गेम चेंजर है काफ़ी। उसमें एक चीज़ ये माननी चाहिए कि जो रफेल है ये तकरीबन आप समझ सकिए कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि जो भी एट्रीब्यूट्स जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होते हैं, एक्सेप्ट स्टेल्थ को छोड़कर इस एयरक्राफ्ट में वो सब हैं, जैसे कि रेडार्स हो गए या आपके सेंसर फ्यूजन हो गया, सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया, जैसे आपका ये जो है सुपर क्रूज हो गया। तो इन सब को अगर देखा जाए तो ये जहाज पूरी तरफ इन सब एट्रीब्यूट से लेस है। और इनके जो वेपन सिस्टम अगर देखे जाएं तो वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना जो इनको खरीद रही है, भारत खरीद रहा है। और इसमें जैसे कि हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं या स्कैल्प है और मीटियोर एयर टू एयर जो मिसाइल है, ये सब इनको ऐसी कैपेबिलिटी देते हैं कि वाकई में इसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। 5 जहाज ही होते हैं। 5 जहाज़ों से पूरी जो एयरफोर्स की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसके लिए और भी जहाज़ों की जरूरत पड़ेगी। और जब तक ये 36 जहाज नहीं आ जाते, और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इनिशियल जो वो MMRCA का वो था 126 जहाज़ों के लिए था जी, उतने जहाज़ों की ज़रूरत हम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्षमता को बढ़ाते जाएं। लेकिन ये कहूँगा, जैसे कि आपने अपने सवाल से मुझे पूछा था, कि इट इज़ रियली अ गोल्डन डे फॉर द कंट्री, फॉर द एयरफोर्स एंड फॉर द स्क्वाड्रन। जी, और जो अभी एक वाक्य मार्शल नानोदकर ने भी कहा, देर आए दुरुस्त आए,
कि इतना लंबा वक्त हमें लग गया, 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त हमको लग गया एक नया फाइटर जेट इंडक्ट करने में, और अभी उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक बहुत अच्छी और बड़ी शुरुआत हुई है। अमित पालित लेह में है। अमित, आप पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो भी चीन के साथ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको आप कवर कर रहे हैं, आप भी लगातार ऑफिशियल्स से बात कर रहे होंगे, और ये 5 जहाज हमने फ्रांस की सरकार को रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। आज के हालात में आपको क्या बताते हैं ऑफिशियल्स, कितनी अहमियत है इन 5 जहाजों का भारत की वायुसेना में शामिल होने की? देखिए सौरभ, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 18 जून के बाद से लगातार यहां पर जिस तरह से एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है, तो जो फिलहाल जो यहां पर हालात हैं आपको बताते हैं कि यहां पर जो MiG-29 है और Su-30 MKI जिनको यहां पर डिप्लॉय किया गया, जो यहां पर कॉम्बैट ड्रिल्स करते हैं, ये फिलहाल जो चीन के होटान बेस में जो जे सीरीज के जो विमान रखे हुए हैं उनको टैकल करने के लिए सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो चिंता का विषय बना हुआ था हमारे लिए, खासकर एयरफोर्स के लिए, वो है चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने यहां पर HQ-7 जो शॉर्ट रेंज है, HQ-9 और उसके साथ ही S-300 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहां पर लगा रखा है। उनको अगर कोई चकमा दे सकता है तो आपको बता दें वो है रफाल, क्योंकि रफाल के अंदर स्पेक्ट्रा जो उसकी खास एक तकनीक, उसमें एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए रफाल अगर कहीं पर एक्शन में जाता है तो वो दुश्मन के इसी तरह के जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको चकमा दे सकता है, उनको जैम कर सकता है, वहां पर अटैक करके आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इसलिए होगा क्योंकि भले ही हमारे एयरफोर्स के विमान इस वक्त चीन के किसी भी विमान को मात दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमारी रही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम को हम कैसे तोड़ेंगे। और राफेल अगर आता है और उसका जितने जल्दी वो इंडक्ट हो जाएगा तो हम चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हम तोड़ पाएंगे। उसे एक बार तोड़ देंगे तो आपको बता दें कि हमारे चाहे Su-30 MKI हो, मिराज हो, हमारे जैगवार हो या फिर MiG-29 हो, वो आराम से चीन के किसी भी विमान को, जे सीरीज के विमान उनको गिरा सकते हैं। और J-20 विमान जिसको लेके बहुत हवा बना के रखा हुआ है चीन ने कि उनका स्टेल्थ है, 5th जनरेशन विमान है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका की वजह से जबरदस्त टेंशन है, लेकिन वहां पर चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर्स को नहीं लगाया अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने किसको लगाया? रशियन प्लेन को, जैसे Su-30 है या फिर Su-35 है। क्यों लगाया? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो स्टेल्थ विमान है वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। जब अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते तो फ्रांस हमारे साथ इस वक्त दो बहुत एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स हैं एयरफोर्स के, और काफी बातें आपने बताई इस जहाज की, बहुत तकनीकी खूबियां वो हमें बताएंगे। लेकिन मीनाक्षी भी हमारे साथ है इस वक्त दूसरे स्टूडियो से, वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को कुछ और जानकारी देना चाहती हैं इस जहाज के बारे में। मीनाक्षी, देखिए, इंडिया टीवी के दर्शकों को हम लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि ये अपने आप में राफेल विमान भारत आना क्यों खास बनाता है, क्यों हम ये बार बार कह रहे हैं कि इससे वायुसेना के बेड़े की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके पीछे इसके अंदर लगने वाली वो मिसाइल्स हैं जो इसे ताकतवर बनाती हैं। एक एक करके वो सारी मिसाइल्स की खूबियां हम आपके सामने रखते हैं। हम बात करेंगे स्कैल्प मिसाइल की, मीटियोर मिसाइल की, मीका मिसाइल और हैमर मिसाइल। हम सबसे पहले बात करते हैं मीटियोर मिसाइल की। ये मिसाइल पावर नंबर 1 है। ये दरअसल हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। लंबी दूरी की मिसाइल है, 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी ये हवा में मार कर सकती है, जिसमें आप जेट की बात कर लें, आप यूएवी की बात कर लें, इसे ये टारगेट कर सकती है। क्रूज मिसाइल टारगेट अटैक कर सकती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज, जब मैं ये कहती हूं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो आप इस बात से ये समझिए कि ये टारगेट को देखे बिना भी अपने टारगेट पर फायर कर सकती है, उसे अचीव कर सकती है। और इसमें एडवांस रेडार सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले बात की मीटियोर मिसाइल की। अब अगले मिसाइल की बात करते हैं, स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल की क्या खासियत है वो आपको बताते हैं। ये हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है, यानी ये बंकर्स को बर्बाद कर सकती है। वो कितना भी भीतर, कितने भी पहाड़ियों के अंदर छिपा हुआ, हम बार बार ये कह रहे हैं कि राफेल की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल टेरेन पर भी बहुत ही खूबसूरती से अपना काम निभाता है, अपना बखूबी अपना काम निभाता है। तो यानी ये दुश्मन के घर में मार करने में सक्षम है। आपको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर राफेल विमान आपके पास है, क्योंकि ये स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। आसपास के एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर मेन एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करता है। फायर एंड फॉरगेट, स्कैल्प मिसाइल के बारे में बार बार ये कहा जाता है, एक बार प्रहार करेगा, कड़ा प्रहार करेगा, अपने टारगेट को ध्वस्त करेगा और देन फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, अगली मिसाइल की हम बात करते हैं। जी सौरभ, आप कुछ कह रहे थे?
मैं आता हूं मीनाक्षी आपके पास दोबारा, लेकिन आपने जो बातें बताई और जो कुछ मनीष बता रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स का कमेंट उस पर जाएंगे। एयर मार्शल नानोदकर साहब, इस फाइटर जेट के बारे में कहा गया कि फ्रांस में जहां ये बना है वो इसे ओमनी रोल फाइटर कहते हैं। हमने मल्टी रोल फाइटर सुना है, ये ओमनी रोल फाइटर का क्या मतलब है? देखो, कई सारी टर्म्स आजकल इस्तेमाल की जाती है कि मल्टी रोल यानी ये ग्राउंड अटैक, एयर डिफेंस और रिकॉनेसेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस तरह के अलग अलग रोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहाज आजकल जो बन रहे हैं। और एक और टर्म है स्विंग रोल, यानी एक ही जहाज एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक रोल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि दोनों हथियार वो लेके उड़ेगा, एयर डिफेंस भी करेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राउंड अटैक रोल में जाके हवा से ज़मीन पर बमबारी कर सकता है। तो ये हो गए मल्टी रोल के जहाज। अब फ्रांस ने इस जहाज के बारे में ओमनी रोल कहा है कि ओमनी रोल का मतलब है कि अगर दुश्मन का जहाज जब ग्राउंड अटैक मिशन के लिए अगर राफेल जाता है और दुश्मन का जहाज उसके रडार पर दिखाई देता है राफेल के, तो उस जहाज को उस जहाज को अटैक करने के लिए रडार के इस्तेमाल करके वो अटैक शुरू कर सकता है और अपने ग्राउंड अटैक का जो उसका ओरिजिनल मिशन है उसको साइमल्टेनियसली टैकल कर सकता है। यानी एक ही साथ साथ साइमल्टेनियसली 2 या 3 रोल वो कर सकता है। और इसकी क्षमता, ये सेंसर फ्यूजन की बात जब होती है तो उसमें ऑप्टिमाइज किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें तालमेल लाया गया है ताकि पायलट 2-3 तरह के जो चीज़ें हवा में उसको करनी पड़ती है वो साइमल्टेनियसली कर सकता है। और इसमें एक जो एवियोनिक्स का स्वीट जो जहाज में बना हुआ है और उसको रेडार और वेपन्स का जो तालमेल बनाया गया है इस जहाज में, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और उसका इस्तेमाल पायलट अच्छी तरीके से कर सकता है। उसका सब समझबूझ के साथ करें तो दुश्मन को पता चलने से पहले ही ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली यूज़ होके अच्छी तरह से दुश्मन का खात्मा कर सकता है। चाहे वो हवा में हो, ग्राउंड पे हो, वो साइमल्टेनियसली करके दुश्मन को चौकन्ना रहना पड़ेगा इसके लिए, और उसके चौकन्ना रहते हुए भी उसके ऊपर अटैक करने की क्षमता पायलट के खूबियों से वो कर सकता है। इसलिए फ्रांस ने इस जहाज को ओमनी मिशन करने के लायक जहाज बताया गया है। जी, एयर मार्शल भाटिया साहब, दूसरा सवाल ये, जहाज 2 चीजों से बनता है जो हमारी आम समझ कहती है ग्लेमैन के तौर पर। एक तो जहाज की अपनी जो खूबियां हैं और दूसरा उसके अंदर जो वेपन पैकेज लगा हुआ है। तो ये वो बताया गया कि भारत ने उसको कस्टमाइज किया है, तो वो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये वो दोनों चीजों का मिश्रण इस जहाज में कैसा है? देखिए, आजकल के जहाज, जैसे कि नजरुल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो जहाज है और इसको जो बनाने वाले दासो कंपनी है, उन्होंने इसका नाम ओमनी रोल क्यों दिया है? ओमनी रोल इसलिए दिया है कि एक ही मिशन में इसके जो 14 जो हार्ड पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ये इस तरह के वेपन सिस्टम में जा सकता है कि ये जो सारे मिशंस को एक ही सॉर्टी में कर सकता है। तो इट इज नॉट ओनली, देखिए, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और स्विंग रोल एयरक्राफ्ट, इट्स एन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस, ईडब्ल्यू वॉरफेयर, ये सब मिशन एक ही सॉर्टी में कर सकता है। अब इनका मिश्रण कैसे किया गया है, ये तो सब जहाज़ों में होता है, जैसे मिराज 2000 में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, सेंसर फ्यूजन। सेंसर फ्यूजन में जितने भी आपको सेंसर से इनपुट्स आ रहे हैं उनको बड़ी बखूबी से और पायलट फ्रेंडली तौर के ऊपर ये डिस्प्ले करता है पायलट के लिए, उसका काम आसान करने के लिए। तो ये एक ही उसमें ये, जबकि जैसे एयर टू एयर टारगेट को एंगेज कर रहे हैं, उसी समय साथ ही साथ ये एयर टू ग्राउंड टारगेट भी एंगेज कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत खूबी है इस जहाज में कि इन सब वेपन सिस्टम को और सेंसर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है ताकि पायलट के लिए ये काम करना, मल्टी रोल और ओमनी रोल करना आसान हो सके।
जी, अब हमने ये जहाज ही क्यों चुना, ये सवाल भी है नारोदकर साहब। पाकिस्तान अमेरिकी जहाज उड़ाता है, चीनी जहाज उड़ाता है, चीन के अपनी जे सीरीज के विमान हैं, उनके मुकाबले आप इस राफेल को आप कहां देखते हैं? देखो, इस जहाज को क्यों चुना है इसका तो अभी इसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और मैं उसमें पूरा जहाज की सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं जाऊंगा। पर ये सबको पता है कि हमने 6 जहाज उभर के आए थे जब हमने एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट दी थी कि उनको MMRCA के तौर पे क्या क्या खूबियाँ जहाज में होनी चाहिए। तो उसमें 6 जहाज आए थे और उसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखा गया था कि जो 4 जहाज थे वो पूरी तरह उसमें उतर नहीं रहे थे, और आखिर में यूरोफाइटर और ये जो रफाल अभी सिलेक्ट हुआ है वो 2 फाइनल सिलेक्शन में उतरे थे। और उसके बाद में जब बारीकियों से देखा गया था तो रफाल ना ही सिर्फ प्राइस के ऊपर बल्कि उसके लाइफ टाइम सपोर्ट, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसका जो यूटिलाइजेशन रेट वगैरह जो है उसके ऊपर रफाल जीत गया था पूरी सिलेक्शन में। तो ये एक बात रही। दूसरी बार ये जो 36 जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके साथ ये सारी मिसाइल जिसका जिक्र एयर मार्शल भाटिया साहब ने किया कि जो मिसाइल्स है और जो रेडार है और बाकी के जो सिस्टम है, जो इंफ्रारेड स्कैनिंग और ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसके साथ जो हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले और साइट जो आई हुई है और मिसाइल वार्निंग सिस्टम जो है, तो ये सारी चीज़ें जो जहाज के साथ आई है इससे उसको क्षमता जहाज को मिलती है। और अगर ये हम बाकी जहाज जो आपने जिक्र किया जैसे पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास है जो लेटेस्ट जहाज कहते हैं, तो उनके तुलना में ये सिस्टम जो है ये कहीं मायने में बहुत आगे की टेक्नोलॉजी, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स है और उसकी वजह से ये जहाज की क्षमता जो है वो उन जहाज़ों से आगे है। और जो जनरेशन की बात करते हैं जिसमें जैसे भाटिया साहब ने पहले कहा कि जो सुपर क्रूज की बात करते हैं या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको मैं कहूँगा कि रफेल कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म है। इसने लीबिया में, सीरिया में वगैरह लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ है। फ्रांस की एयरफोर्स ने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया हुआ है। तो एक हमें उसका ये ट्राइड एंड टेस्टेड जहाज है। माफी चाहता हूं मार्शल साहब, आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक ब्रेक लेना है इसलिए आपको मुझे बीच में टोकना पड़ा। ब्रेक के बाद आऊंगा, अपनी बात आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बात, बहुत अहम बात आपने कही, ये सारे जहाज जो भारतीय वायुसेना में इस वक्त हैं ये ऑपरेशंस में जा चुके हैं, अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। अब चीन अपने जिस जहाज की बात बार बार करता है, जैसे वो स्टेल्थ विमान कहता है, 5th जनरेशन का फाइटर कहता है, उसकी हकीकत अभी एक ऑपरेशन के अंदर जांचना बाकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। मनीष प्रसाद इस वक्त अंबाला एयरबेस के बाहर है, उनके पास भी कुछ अपडेट है एक ब्रेक के बाद। तो 2 बजे के करीब वो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका भारत की वायुसेना को लगभग 1.5-2 दशक से इंतजार था, रफेल, वो 5 रफेल जहाज भारत आने वाले हैं, अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। और उससे जुड़ी कुछ खबरें आपको बता दें। अंबाला में रफेल की लैंडिंग के दौरान IL-76 और C-130J हरक्यूलिस विमान उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे। जो रफेल भारत आ रहे हैं उनके टेल नंबर भी आपको बता दें, RB001, RB004, ये जो मौजूदा हमारे वायुसेना प्रमुख हैं राकेश भदौरिया, उनके नाम पर है। और BS001, BS003, BS004, ये जो हमारे इनसे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष थे जिनके टर्म के दौरान ये डील पूरी हुई थी, DS धनोआ साहब, उनके नाम पर ये टेल नंबर्स रखे गए हैं। तो ये 5 जहाज हैं जो कि भारत आने वाले हैं, फिर उनको वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, जो कि एक ट्रेडिशन है। किसी भी बेड़े में जब कोई नया जहाज शामिल किया जाता है तो उसका वेलकम इसी तरीके से किया जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर आपको और जानकारी देंगे। मनीष, अमित हमारे साथ हैं। एक और ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है उनके मुकाबले रफेल कितना ताकतवर है, इस पर हमने कुछ बात की है डिटेल में, सारी तफसील एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो रफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाले हैं, उससे पहले आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत, छोटी सी बातचीत है लेकिन वो सुनवाना चाहते हैं। और ये बातचीत है जो रफेल उड़कर अभी भारत आने वाला है, वो जब इंडियन ओशन में पहुंचा तो उस ग्रुप के जो लीडर हैं उनकी बात हो रही है भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप के कमांडर से। केवल चंद सेकंड की बातचीत है, आप सुनिए दोनों ने एक दूसरे को कैसे अभिवादन किया, कैसे स्वागत किया एक दूसरे का। Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings.
Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. तो ये आपने सुना, जो रफेल के हमारे पायलट हैं वो कह रहे हैं कि इस बड़ा संतोष हुआ है देख करके कि हमारी वॉरशिप्स जो हैं वो भारत के समंदरों की सुरक्षा कर रही हैं। जैसे वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए होंगे, इंडियन ओशन के ऊपर जब उड़ान भर रहे थे, और जो वॉरशिप के नीचे कमांडर हैं वो उनसे कह रहे हैं मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर हमको और ज्यादा बताएंगे। ये सर बड़ी छोटे छोटे ट्रेडिशंस होते हैं मिलिट्रीज के आपस में, और हमारे तीनों विंग्स की जो आपस के अंदर फ्यूजन है उसको भी ये चीज दर्शाती है। तो पहले भाई मार्शल भाटिया साहब क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बातचीत जो हुई बड़ी दिलचस्प बातचीत थी। देखिए वाकई में बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये जो है हमारे सर्विसेज में ट्रेडिशन होता है ऐसा वेलकम करने का। तो जैसे ये भारतीय नौसेना का जो जहाज वहाँ पर मौजूद था और वो एक दूसरे से आरटी में कांटेक्ट में थे, तो ऑब्वियसली जैसे ही उन्होंने इंडियन ओशन या अरेबियन सी में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की। और ये मैं ये कहूँगा कि ये पहला वेलकम है जो कि भारतीय नौसेना ने भारतीय वायुसेना के रफेल विमानों को दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद इनको एस्कॉर्ट भी करेंगे, जब जैसे कि आपने खुद बताया है कि IL-76 और C-130 एयरक्राफ्ट इनको एस्कॉर्ट करेंगे और ये फिर आएंगे। आफ्टर लैंडिंग इनका जो वाटर सल्यूट किया जाएगा वो भी ये इनको वेलकम के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं भदौरिया साहब, वो खुद वहाँ पर अंबाला में मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो ये हमारा जो सर्विसेज का ट्रेडिशन है इसको ऐसे फॉलो करते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है और एक ये मोरल बूस्टर भी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमराडरी नजर आती है तीनों फोर्सेस के बीच, जो तालमेल है वो दिखाई देता है, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, आदर है वो इसमें दिखाई देता है, परंपरा है। एक बार फिर से जरा ये बातचीत सुने, फिर चलेंगे हम नानोदकर साहब के पास। Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 6-3, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. Naval Warship Delta 6-3, Arrow Leader, many thanks. नानोदकर साहब एक दो बातें इसमें समझना चाहते हैं। ये तो अभी बताया भाटिया साहब ने कि एक ट्रेडिशन है, इसकी ऑपरेशनल जरूरतें भी होती हैं। जैसे ये जहाज भारत आ रहा है, पहली बार भारत में लैंड करेगा, तो उसको हवा में भी हमारे बाकी जो विमान है वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, समंदर में हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो उनके साथ भी टच में है। तो ये केवल एक परंपरा का हिस्सा है या इसकी कुछ जरूरतें भी होती हैं? हाँ देखिए, एक तो परंपरा है, ना ही सर्विसेज की अपनी भारत की अपनी परंपरा है कि कोई भी मेहमान आता है तो उसको वेलकम करते हैं। ये हमारे मेहमान पिछले साल 1.5 साल से फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे थे बल्कि, और उनके लीडर जो है ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, वो उनकी बातचीत जो आपने सुनाई, तो ये एक परंपरा की बात हुई जो भाटिया साहब ने अच्छे से बताई है कि कैसे तीनों सर्विसेज का मिलाप, जो जॉइंटमैनशिप कहते हैं, उससे ये चीज़ें उभर आती है। और जो आपने ऑपरेशनल चीज़ें पूछी है, तो जब ये जहाज इतनी देर तक समुद्र के ऊपर से फ्लाई करके आ रहे हैं तो उनको एक जो ज़रूरत होती है कि कोई कठिनाई अगर वो फेस करते हैं तो उनके लिए एक रीअश्योरेंस होता है कि नीचे मेरा कोई भाई मेरी देखभाल कर रहा है। तो ये एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी है कि सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो इंडियन शिप्स है
वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रही है, और हमारे जो लोग वापस आ रहे हैं फ्रांस से अपने जहाज लेके, तो उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, और इसी की वजह से वो टू वे आरटी कांटेक्ट में है। और किसी भी तरह की कठिनाई आ सकती है तो उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे कि कोई मदद की जरूरत हो तो पायलट्स को और बाकी लोग जो बाकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फॉलो कर रहे हैं उनका सामान लेके, तो उनको भी किसी चीज की जरूरत है तो वो वहां पे है। तो ये एक ऑपरेशनल रीजन है कि जिसकी वजह से वो जहाज वहां पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, पायलट्स और जहाज के कप्तान। और जो एस्कॉर्टिंग की बात करी है तो इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल एरिया में जो जहां से वो ये आ रहे हैं फेरी करके, वहां और किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है इस समय। लेकिन हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक जब भारतीय एयर स्पेस में आ जाएंगे ये जहाज, तो उनको एक सल्यूट देने के तौर पे, वेलकम देने के तौर पे ये जहाज एस्कॉर्ट करेंगे। और हो सकता है कि ये जहाज उनका सामान लेके भी साथ में जो चलना चाहिए वो सामान लेके भी आ रहे हैं। तो इस तरह की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, कुछ ट्रेडिशंस और कुछ सपोर्ट रिक्वायरमेंट, ये तीनों चीजें जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो रही है। भाटिया साहब, एक चीज और, ये जैसे कि 7,500 किलोमीटर का सफर था जो इन जहाज ने ट्रैवल किया है भारत आने के लिए, और इसमें 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की इनको जरूरत पड़ी है, तो ये इतने देशों के एयर स्पेस के ऊपर से उड़ेंगे, और ये कोई सिविलियन विमान तो है नहीं, ये जंगी जहाज हैं, और अभी तक जो जानकारी है कि शायद लोडेड भी आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें हथियार भी हैं कि नहीं, ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो बड़ी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी, इनको फ्रांस से यहां तक लाने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो उड़ान भर रहे हैं 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है, इसके ऊपर जो फ्रांस से चलेंगे तो ये मेडिटेरेनियन से होते हुए, अरब देशों से होते हुए, और जैसे कि आपको मालूम है कि आबू धाबी में लैंड भी किया इन्होंने ओवरनाइट, 2 नाइट्स के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरा इनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेस वगैरह वगैरह जो इनकी जो उड़ान के लिए हैं वो पूरी पहले से ही की जाती है। तो ये सब चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तभी ये उड़ान भरते हैं। तो जैसे जितने देशों के ऊपर से ये उड़ान भर रहे हैं, हमारे जो MEA हैं उन्होंने इनके लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेस ली होंगी। आपने जैसे देखा होगा कि इनकी अगर इनकी जो रूट अगर हम फॉलो करें तो ये वहाँ से जहाँ से अल दफरा से जब चले हैं तो ये सबसे पहले अरेबियन सी में आए हैं, इंटरनेशनल वाटर्स पे, और ये पाकिस्तान की तरफ नहीं गए हैं। तो इन्होंने आके जामनगर की तरफ आकर इन्होंने इंडियन उसमें एयर स्पेस में प्रवेश किया, और उसके बाद ये ऊपर आएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी उड़ानों के लिए आपको डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेस वगैरह वगैरह सब कुछ अपने जगह पे बना के उसके बाद ही उड़ान भरते हैं। दूसरी चीज़ आप कह रहे थे कि इसमें जैसे वेपन्स वगैरह हैं, मेरे को नहीं लगता कि फेरी के लिए वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सिर्फ फेरी है। तो इसमें उन्होंने जो ड्रॉप टैंक्स लगा रखे हैं अपनी रेंज बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा फ्यूल ले जा सके। तो ये जो सब जहाज़ आ रहे हैं 3-3 ड्रॉप टैंक्स को साथ लेके उनके ला रहे हैं, ताकि उनकी रेंज बढ़े और उनको ज़्यादा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए सिर्फ एक हॉल्ट के बाद ये इंडिया में आके अपने जो अपना इनका जो होम बेस है अंबाला में, वहाँ पर आके लैंड कर लेंगे, और इनको बहुत ज़्यादा जगह लैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, जो सवाल पीछे भी हमने पूछा था अभी कि रफेल पाकिस्तान के F सीरीज के विमानों पर और चीन के J सीरीज के विमानों के ऊपर कहां ठहरता है, इसका एक कंपैरिजन मीनाक्षी के पास भी है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगी। जी मीनाक्षी।
हम सबसे पहले बताते हैं कि J-20 से राफेल विमान क्यों बेहतर है। तो J-20 वो विमान है जो चीन के पास है। आइए बताते हैं कि J-20 की क्या काबिलियतें हैं और इस मुकाबले हमारा राफेल कितना ज्यादा उम्दा प्रदर्शन करने के काबिल है। आप देखिए, ये एक स्टेल्थ फाइटर है J-20, और वहीं दूसरी ओर ये राफेल विमान ओमनी रोल फाइटर है, यानी कि काम स्टेल्थ फाइटर का है केवल निगरानी करने का, लेकिन वहीं राफेल निगरानी के साथ साथ अटैक भी कर सकता है। राफेल के अंदर खासियत यह है कि इसके अंदर 2 जैमर लगे हुए हैं आगे और पीछे, और राफेल के ये 2 जैमर अब दूसरे किसी फाइटर जेट को के रेडार सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में ये ताकत रखते हैं। इसके अलावा आप रेंज की बात देखिए, रेंज 1200 से 2700 किलोमीटर की है J-20 की, तो वहीं अगर राफेल की रेंज की बात करें तो इसकी 3700 किलोमीटर है। एक ड्रास्टिक डिफरेंस, कम से कम 1000 से 1500 का डिफरेंस जो है आप यहीं पर देख सकते हैं। ये तो बात हुई रेंज की। उसके आगे देखिए दोनों में क्या फर्क है। लंबाई के मामले में J-20 बड़ा है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट साइज है राफेल का। 15.30 मीटर राफेल की लंबाई है, कॉम्पैक्ट साइज है, और कॉम्पैक्ट साइज में ज्यादा खूबियां हैं, ज्यादा काबिलियतें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेजर वार्निंग सिस्टम भी है इसमें, रेडार वार्निंग सिस्टम भी है, और ये दोनों एक आगे और एक पीछे की तरफ लगे हुए हैं, यानी अगर कोई दूसरा विमान भी अगर एक ही एयर स्पेस में है तो ये एक बहुत लंबी दूरी से इसे ना सिर्फ पहचान सकता है बल्कि उस पर टारगेट भी सेट कर सकता है। उसके अगर जैमर, क्योंकि जैमर इसमें लगे हुए हैं, वो J-20 के विमान के जैमर को रेडार को ध्वस्त कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 4.45 मीटर J-20 की ऊंचाई है, तो वहीं राफेल की ऊंचाई से थोड़ी सी ज्यादा है। विंग स्पैन की बात करें तो 12.88 से 13.50 मीटर J-20 का विंग स्पैन है, और यहां पर विंग स्पैन इसका थोड़ा छोटा है राफेल का। अब इससे फायदा क्या होता है, ये तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, 2 खास मेहमान हैं आपके साथ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन राफेल विमान और F-16 जिसका दम बहुत ज्यादा पाकिस्तान भरता है, उससे राफेल विमान कितना बेहतर है और किन किन मामलों में बेहतर है वो आपके सामने रखते हैं। हमने आपको राफेल के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन से मिसाइल लैस हो सकते हैं, जिसमें मीटियोर, स्कैल्प और हैमर, ये वो मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, एयर टू वाटर, तीनों तरीके से ये मारक क्षमता रखती है अगर राफेल विमान की बात की जाए। और अगर F-16 की बात की जाए तो एमराम मिसाइल इसमें लैस होती है, और यानी आप ये देख सकते हैं कि कई तरीके के इंटीग्रेशन मिसाइल जो है राफेल में ऐड किए जा सकते हैं। अब आप देखिए रेट ऑफ क्लाइंब, जहां पर F-16 का 254 मीटर पर सेकेंड है, तो वहीं कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर आप देख रहे हैं, 50 ज्यादा, 300 मीटर पर सेकेंड रेट ऑफ क्लाइंब है राफेल का। अगली खूबी देखिए जो F-16 से बेहतर बनाती है राफेल को, ऊंचाई 1 मिनट में 15,240 मीटर की ऊंचाई F-16 भर सकता है। वहीं अगर राफेल की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 18,000 मीटर है, पर मिनट में इतनी लंबी छलांगे लगा सकता है। इसके अलावा देखिए स्पीड, 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से F-16 उड़ान भरता है। वहीं अगर हम राफेल विमान की बात करें तो 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार राफेल विमान की है। ये वो खूबियां हैं जिसके बारे में हम ये बार बार कह रहे हैं, जितने भी आपके साथ सौरभ खास मेहमान है वो ये बता रहे हैं कि क्यों राफेल खास। रेडार सिस्टम के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे बड़ी खूबी तो इसका स्टेल्थ ही है, इसे पकड़ पाना, इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मीनाक्षी आपने दिया है। मैं एक बार फिर हमारे मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। नानोदकर साहब, अभी आप बात भी कर रहे थे कि ये J-20 कोई टेस्टेड विमान नहीं है। जो ओपन सोर्स जानकारी इस विमान के बारे में है वो ये तो अपनी तुलना चीन जो है करता है अमेरिकी जहाजों के साथ, F-22 और F-35 के साथ, और कहता है कि ये दुनिया का सिर्फ तीसरा ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। तो सारी वायुसेनाएं एक दूसरे के इक्विपमेंट के बारे में जानकारियां रखती होंगी। चीन के इस जहाज के बारे में इंटरनेशनल राय क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा है कि ये सिर्फ एयर शोज में डिस्प्ले पे रहा है, और कहीं भी इसका इस्तेमाल किसी और मुल्क ने नहीं किया है, और लड़ाई में तो अभी तक आगे आया नहीं है, कहीं उतरा नहीं है। लड़ाई में हिस्सा लेने की कहीं उसको हो सकता है कि जरूरत नहीं पड़ी हो अभी तक। लेकिन राफेल की बात करें तो वो लड़ाई में उसने प्रूव किया हुआ है, दुश्मन के जो सिस्टम्स है, ग्राउंड रेडार्स है या सरफेस टू एयर मिसाइल्स है,
या एयर टू एयर मिसाइल्स है और बाकी उनके जहाज के रेडार्स है, उनके सबके अगेंस्ट इसने प्रूव किया हुआ है। तो ये एक बात बड़ी है कि जो कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और दूसरा कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है। और चाइना जो क्लेम कर रहा है, और आज तक हमने जो चाइनीज इक्विपमेंट को स्टडी किया हुआ है, जो वो क्लेम करते हैं वो जो और एक्चुअली में जो परफॉर्म करता है उसमें अंतर होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ साथ मैं कॉशन रखूंगा अपने दर्शकों के लिए कि जो प्रोफेशनल जो पायलट है एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का, वो कभी भी वो ऐसे नहीं समझेगा कि जो चाइना क्लेम करता है उससे कम उसकी क्षमता होगी। वो उस क्षमता जो क्लेम्ड क्षमता है उसको सामने मद्देनजर रखते हुए अपने टैक्टिक्स इवॉल्व करेगा और उसको कैसे काउंटर करना है उसके बारे में सोचेगा। तो ये जो ओवरऑल पैकेजेस है जो जिसकी बात हम करते आए हैं अभी तक, और एयर मार्शल भाटिया ने भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया है कि किस किस चीजों पे हमने ध्यान दिया है इसको खरीदते हुए, तो उसको अगर J-20 के साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये स्पीड, जहाज की लंबाई, ऊंचाई वगैरह एक जगह है और जहाज की मनूवरेबिलिटी है वो एक जगह है। लेकिन आज की तारीख में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आपके संवाददाता है उन्होंने अच्छे से समझाया है कि देखने की जितनी अपनी क्षमता होती है, चाहे आंखों से जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, चाहे जब एयर टू एयर मोड में हो या एयर टू ग्राउंड मोड में हो, तो उसके बियॉन्ड जाके ये क्षमता रखता है जहाज अटैक करने की, चाहे दुश्मन का जहाज हो या ग्राउंड पे अटैक करने वाले टारगेट्स हो। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में ये जो पास की जो चीजें हैं, जो मनूवरेबिलिटी है क्लोज कॉम्बैट के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन उसका भी अगर हम कंपैरिजन करें तो एजिलिटी में जो मनूवरेबिलिटी है जो जहाज की कही जाती है, तो वो भी राफेल की JF-20 से अच्छी है, जो जितना कि हम समझते हैं, जितना कि हमने पढ़ाई की है इसके बारे में। लेकिन एक्चुअल जो है जब कॉम्बैट में ये यूज होगा तभी पता चलेगा JF-20 कितना उभर के आता है एक्चुअल कॉम्बैट में। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि राफेल के ऊपर कि उसकी जो क्षमता बताई गई है वो बहुत ही बेहतरीन है और वो एक प्रूवन क्षमता है। दुनिया ने उसकी काबिलियत देखी है, एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ये जहाज क्या कर सकता है अगर जरूरत पड़े इसको किसी ऑपरेशन में जाने के लिए। एयर मार्शल नानोदकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी सरल भाषा में आपने बड़ी तकनीकी चीजें हैं ये हमको समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनरल एयर मार्शल भाटिया बने हुए हैं, पूर्व एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रेक के बाद लेह से अमित पालित हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और याद दिला दें 2 बजे, ठीक 2 बजे के आसपास ये राफेल जहाज अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। तो बस चंद मिनटों का इंतजार और भारत की वायुसेना में शामिल हो रहे हैं 5 राफेल जहाज। वो अंबाला एयरबेस पर लैंड करने जा रहे हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। उनको वहां रिसीव करने के लिए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया खुद मौजूद हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एयर मार्शल निर्दोष त्यागी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। एयर मार्शल भाटिया हमारे साथ हैं और अमित पालित भी हैं लेह से हमारे साथ। लेकिन त्यागी जी, 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए। पहले तो आज के दिन की इंपॉर्टेंस आपकी नजर में क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि 5 जहाज काफी नहीं है, जब तक पूरी 36 के 36 न आ जाएं तब तक आपको भारत की वायुसेना की क्षमता कितनी बड़ी है उस पर कुछ तभी हम कुछ कह पाएंगे। और दूसरी बात, ये बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जल्द से जल्द डिप्लॉयमेंट के फेज में भी आ जाएंगे ये 5 जहाज, उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 2001 में, और उसके बाद में 2007 में MMRCA का टेंडर इशू हुआ। फिर 2014-15 में क्या हुआ आपको पता है, फिर 15 में ये डील अनाउंस हुई। तो इसका बड़ा पुराना, बहुत ही पुराना मुद्दा है। तो अगर आज जहाज आ रहे हैं तो ये तो सिर्फ खुशी का मौका है, इसमें कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वैसे 5 आते हैं, हर बार जब भी आएंगे जहाज वो एक एक करके आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ आएंगे। और 5 जहाजों से भी क्षमता काफी हो जाती है, क्योंकि एक इससे संदेश मिलता है दुश्मन को कि हमारी क्या इस समय क्या हमारी वो क्षमता है। तो 5 का पहला सवाल जो था आपका, उसका 5 का आना तो कोई उसमें वो नहीं है। दूसरी बात है कि ये कितनी जल्दी हो जाएंगे, वो तो एक ऑपरेशनल मैटर है, उसके बारे में तो एयरफोर्स देखेगी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर जरूरत पड़ी, अगर कोई मतलब मौके पे जरूरत पड़ी, कोई मतलब दुश्मन के से कहीं कोई टकराव हुआ,
तो बहुत ही जल्दी इनको करना पड़ेगा और ऐसे भी तैयारी पूरी रहेगी। जी अमित, इसको लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही हैं, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ये चाहें तो चंद हफ्तों के अंदर ही बिल्कुल ऑपरेशनल मोड में इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके हवाले से, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जिसको लेकर के इन जहाजों के आने की उत्सुकता सबसे ज्यादा है, चीन के साथ तनाव, इसको लेकर के क्या खबरें हैं? देखिए सौरभ, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि इस तरह के जो अभी जो हालात हैं एलएसी पर, अगर यहां पर लड़ाई होती है तो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में यह जंग होगी। ऐसे में राफाल के अंदर वो खूबी है कि यह बहुत जल्दी डिप्लॉय हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मतलब पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। कोई कहता है कि जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन मेरा यह मानना है कि उसके अंदर एक खूबी के जल्द हो सकते हैं। उसकी दो वजह आपको बता देते हैं। पहली चीज यह है कि राफाल के अंदर जो कोल्ड स्टार्ट इंजन का उसके अंदर ऑप्शन है, उसकी वजह से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जैसे लद्दाख में 2 एयरबेसेस है एयरफोर्स के, जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। इसमें एक थॉयस है जो नुब्रा वैली यानी सियाचिन के पास पड़ता है, और दूसरा लेह, जहां पर इस वक्त भी हमारे फाइटर विमानों को रखा गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है लेह का एयरबेस। और वहां से आपको बता दें कि अगर ठंड का मौसम है, क्योंकि ठंड के मौसम में माइनस में चला जाता है, 30 डिग्री तक होता है, -30 यहां पर टेम्परेचर होता है। ऐसे में भी रफाल जैसा विमान यहां पर कोल्ड स्टार्ट इंजन के जरिए तुरंत स्टार्ट करके ऑपरेशन के लिए जा सकता है। दूसरी उसके साथ आपको बता दें जो खूबी है, क्योंकि उसे काबुल में यानी अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया था। काबुल का जो एयरपोर्ट है या फिर काबुल का जो पूरा टेरेन है वो भी 7 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे में राफेल जो है ऑलरेडी उसने अपने आप को साबित किया है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। तो ऐसे में मान सकते हैं कि बहुत जल्द ही वो ऑपरेशन में लाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि उसके अंदर यह भी खूबी है कि अगर वो अंबाला में भी बेस रहता है तो भी वो वहां से अपने वेपन्स के जरिए। एक बड़ी बात है कि अंबाला को क्यों चुना गया, ये होम बेस जो है इस स्क्वाड्रन के लिए, उसको अंबाला क्यों चुना गया, राफेल अंबाला में ही क्यों स्टेशन किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मनीष भी है हमारे साथ। और भारतीय वायु सीमा में कैसे रफाल की एंट्री हुई, राफेल ने क्या संदेश दिया, कैसे उसका स्वागत हुआ, यह भी आपको हम सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।